हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माइंड एंगल्स। आज की वीडियो में हम लोग यर्कीज डॉटसन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ये लॉ स्ट्रेस, अराउजल एंड वर्क परफॉर्मेंस के बीच के रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। ये जो लॉ था पहली बार 1908 में साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट यर्कीज एंड जॉन डिलिंगम डॉटसन द्वारा दिया गया था। उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसमें उन्होंने रैट्स को एक मेज़ में या फिर भूल भुलैया में डाला था और कुछ इलेक्ट्रिक शॉक्स उन्हें इंड्यूस किए गए थे सो दैट दे आर एबल टू कंप्लीट द मेज़। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये ऑब्जर्व किया कि जब भी इलेक्ट्रिक शॉक्स बहुत ही ज़्यादा कम थे, बहुत ज़्यादा टू माइल्ड थे, तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे थे उस मेज़ के रास्ते को लर्न करने के लिए एंड एक्चुअल में उसे कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जब कभी इलेक्ट्रिक शॉक्स माइल्ड हुए, मॉडरेट हुए, सो दे वर एबल टू कंप्लीट अ मेज़ with a fine number of trials. But then they also discovered when the electric shocks actual में बहुत ज़्यादा strong होने लग गए थे तो rats would scurry around in random directions. वो इधर उधर random directions में दौड़ने लगे in order to escape, but only after a certain amount of trials they could complete the maze. So वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे थे उसको एक्चुअल में लर्न करने के लिए when two mild electric shocks were given and when very high amount of electric shocks were given. यही लॉ है हमारा यर्कीज डॉटसन लॉ का, जो कि सजेस्ट करता है कि एक रिलेशनशिप है हमारे परफॉर्मेंस में और हमारे स्ट्रेस अराउजल में। जो एनिमल पे उन्होंने स्टडीज़ करी गई थी वो हम ह्यूमन बींग्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं इन सिमिलर वेज। Increased arousal can help in the improvement of the performance but only up to a certain level. लेकिन जब arousal level बहुत ज़्यादा excessive हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो performance diminish भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। You can see in the diagram also there are 5 conditions or 5 stages of the level of pressure one experiences and its relationship with the consequent performance. पहली स्टेज में आप देख सकते हैं जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कम है तो उस सिचुएशन में बोर्डम एक्सपीरियंस होता है, परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा लो है। इन द सेकेंड स्टेज यू कैन सी दिस इज़ अ स्टेज ऑफ कंफर्ट, यानी कि देर इज़ एवरेज लेवल ऑफ प्रेशर एंड परफॉर्मेंस इज़ मॉडरेट। देन एक स्टेज ऐसी भी आती है जहाँ पर प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच होने लगता है, देन दैट स्टेज बिकम्स द ऑप्टिमम परफॉर्मेंस स्टेज। There is the optimum performance which moves across these 3 zones: zone of the comfort, zone of the stretch and zone of the strain. इन 3 stages के बीच का जो highest peak होता है that becomes the optimum performance level. but उसके बाद जब और भी ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होता है, स्ट्रेन आने लगता है, तो यहाँ पर आप देखोगे स्ट्रेन वाली सिचुएशन में देर इज़ फटीक, देर इज़ पुअर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग भी डिस्टर्ब होने लगता है। एंड देन द लास्ट स्टेज कम्स जब प्रेशर बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम हो जाता है इस सिचुएशन में, देर इज़ एग्जॉशन, देन सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑल्सो कैन अकर एंड देन देर इज़ ब्रेक डाउन एंड इवेंचुअली बर्न आउट ऑफ द इंडिविजुअल। यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा हाईली अनप्रोडक्टिव हो जाती है एंड देन एग्जॉशन एंड बर्न आउट केसेज ऑल्सो हैपन। नाउ एग्जाम्पल से हम भी समझ सकते हैं दैट एग्जाम्पल के तौर पे इफ़ यू हैव एन एग्ज़ाम, अपकमिंग एग्ज़ाम, टेस्ट एंजाइटी जब बहुत ज़्यादा होने लगती है तो कहीं ना कहीं आप भी मोटिवेटेड होते हो इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर टास्क, इन ऑर्डर टू कॉन्सेंट्रेट इन योर स्टडीज़, इन योर स्टडी प्रिपरेशन। लेकिन जब ये टेस्ट एंजाइटी और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगती है तो परफॉर्मेंस भी उस टाइम पे कहीं ना कहीं कम होने लगती है, इम्पेयर्ड कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है एंड डिसीजन मेकिंग ऑल्सो गेट्स डिस्टर्ब्ड। देन एथलेटिक परफॉर्मेंस के केस में भी हम देख सकते हैं, इमेजिन अ बास्केटबॉल प्लेयर हु वांट्स टू मेक अ बास्केट। जब उसे बास्केट करनी आती है, इन ऑर्डर टू शार्पन द परफॉर्मेंस देर इज़ अ सर्टन लेवल ऑफ अराउजल दैट द एथलीट एक्सपीरियंसेस, बट व्हेन द प्लेयर गेट्स टू स्ट्रेस्ड आउट for his performance on ground, it might instead choke and he misses the shot. यानी कि स्ट्रेस या तो अगर बहुत कम है या फिर बहुत ज़्यादा है तो उस टाइम पे परफॉर्मेंस डिमिनिश होती है। एंड जब ऑप्टिमल लेवल ऑफ एंजाइटी इज़ देयर, जिसे हम यू स्ट्रेस भी कहते हैं, विच इज़ अ गुड स्ट्रेस, विच इज़ अ पॉजिटिव स्ट्रेस, तो उस सिचुएशन में परफॉर्मेंस हमारी बेस्ट निकल के आती है। But then question arises that how do we actually determine what arousal levels are ideal?
कौन सी सिचुएशन में हमारा स्ट्रेस अराउजल बेस्ट है, कौन सी सिचुएशन में स्ट्रेस अराउजल हमारा ज़्यादा है, कौन सा कम है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टास्क। सो जितना ज़्यादा मुश्किल टास्क होगा, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क होगा, जो हमारे एक्चुअल में हैबिचुअल लेवल से बियॉन्ड जाता है, तो वहाँ पर स्ट्रेस अराउजल बहुत ही ईजिली हो जाता है हमें। बट ऐसे अगर कुछ टास्क है, अगर कोई बहुत रिलेटिवली सिंपलर टास्क है, सो वहाँ पर हम ज़्यादा स्ट्रेस अराउजल एक्सपीरियंस करने पर भी परफॉर्मेंस को ख़राब नहीं होने देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इन द सेकेंड पॉइंट यू कैन सी दैट हाउस होल्ड टास्क सच एज डूइंग लॉन्ड्री और लोडिंग द डिश वॉशर, these tasks are less likely to be affected by either very low or very high arousal levels. इमेजिन करिए आपके घर में 10 लोग आने वाले हैं 2 घंटे में खाना खाने के लिए, एंड यू आर वेरी गुड एट कुकिंग, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है कुकिंग में, एंड यू नो दैट यू विल बी एबल टू हैंडल द टास्क। इन पास्ट एक्सपीरियंसेस में भी आपने बहुत सक्सेसफुली इस टास्क को हैंडल किया हुआ है। तो इस सिचुएशन में भी ज़्यादा स्ट्रेस अराउजल होने पर भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी, आप 10 लोगों का खाना 2 घंटे में फटाफट से बना लेंगे, क्योंकि दिस इज़ अ रिलेटिवली सिंपलर टास्क फॉर यू एज़ कम्पेयर टू योर फ्रेंड प्रोबेबली, जिसको खाना बनाना आता तो है लेकिन इतना माहिर नहीं है, इतना स्पीड नहीं है उसको खाना बनाने में। तो हो सकता है उनकी परफॉर्मेंस वहाँ पर कम हो जाए, वो ज़्यादा अच्छे से बना ना पाए, या फिर खाना बन तो जाए लेकिन उसमें ज़्यादा अच्छे से स्वाद ना आ पाए, क्योंकि इतना अच्छे से बनाया नहीं गया, प्रिपेयर नहीं किया गया। सो depending upon the simplicity or the complexity of the task, our performances also are determined. If you were doing a much more complex task such as working on a paper for a class or memorize difficult information, your performance would be much more heavily influenced by low and high arousal levels. यानी कि जितना ज़्यादा complex task होगा उतना ही ज़्यादा probability रहेगी low and high arousal level के effect का आपकी performance पर। You can see in this diagram also, x axis में आप देख रहे हैं arousal level है, y axis में there is performance quality. The red line, the red curve shows the easy tasks and blue line, blue curve shows the difficult tasks. तो आप यहाँ देखेंगे जितने भी आपकी easy tasks हैं, easy tasks में with relation to time and with relation to the arousal level, performance आपकी अभी कम है, क्योंकि ये इजी टास्क है। अभी यहाँ पर आपको एक बोर्डम एक्सपीरियंस होगा, यानी कि आपके लिए अगर बहुत ही कोई सिंपल टास्क है, वो आप उसको करने में आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील नहीं करोगे, बिकॉज इट्स वेरी इजी फॉर यू। बट देन जैसे जैसे ये कर्व बढ़ रहा है, अराउजल लेवल इज़ इंक्रीजिंग, सो द परफॉर्मेंस विल ऑल्सो इंक्रीज। यहाँ पर ऑप्टिमल लेवल आपका अचीव हो पा रहा है, एंड देन धीरे धीरे जब अराउजल लेवल और इंक्रीज हो रहा है, हाई एंजाइटी हो रही है, तो परफॉर्मेंस आपकी कम हो रही है। सो दिस एक्चुअल हैपन्स इन द ईजी टास्क एज वेल, बट एज कम्पेयर टू द डिफ़िकल्ट टास्क विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द ब्लू कर्व, यू कैन सी यहाँ पर डिफ़िकल्ट टास्क जो ब्लू लाइन वाली है, यहाँ पर बहुत जल्दी आपका अराउजल आ जा रहा है, यानी कि यहाँ पर भी लो से ही शुरुआत हो रही है, अराउजल लेवल यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है धीरे धीरे, परफॉर्मेंस अभी आपकी कम है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अराउजल लेवल ब्लू लाइन में सबसे जल्दी आ गया है, और यहाँ पर ऑप्टिमल लेवल की परफॉर्मेंस भी बहुत जल्दी आ गई है। लेकिन जब आप अनप्रोडक्टिव या फिर डिस्ट्रप्शन ऑफ परफॉर्मेंस की बात करोगे, तो जो डिफ़िकल्ट टास्क है, द ब्लू लाइन, ये बहुत जल्दी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग रहा है। इसका मतलब है जो डिफ़िकल्ट टास्क हैं उनका स्ट्रेस बहुत जल्दी एक्सपीरियंस होने लगता है, और विद रिस्पेक्ट टू द ईजी टास्क, डिफ़िकल्ट टास्क की जो परफॉर्मेंस भी है वो भी बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाती है, जैसे जैसे हमारा स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है। सो यहाँ पर आप देखोगे ईजी और डिफ़िकल्ट टास्क दोनों में ही देयर इज़ अ इन्वर्टेड यू कर्व, बट डिफ़िकल्ट टास्क में स्ट्रेस जल्दी आ रहा है और परफॉर्मेंस हैम्पर जो हो रही है वो भी बहुत जल्दी रेट से हो रही है एज़ कम्पेयर टू द ईजी टास्क। So to conclude it, the arousal levels, when these are too low, you might find yourself drifting off or even falling asleep before you can even get started on the assignment. आपके पास अगर कोई असाइनमेंट है और अराउजल लेवल बहुत ज़्यादा लो है, यू आर नॉट मोटिवेटेड इनफ, तो उस टाइम पे आपको नींद आने लगेगी, बोर्डम एक्सपीरियंस होने लगेगा। सिमिलरली हैपन इन द व्हेन वी ऑल्सो इनकाउंटर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जाम्स। जब हमारे बोर्ड्स एग्जाम है, फाइनल एग्जाम्स है, जब तक डेट शीट नहीं आती है तब तक हम बहुत ज़्यादा अनमोटिवेटेड फील करते हैं, डिमोटिवेटेड फील करते हैं। बट जैसे ही हमें हमारे सामने डेट शीट आ जाती है,
हम फटाफट से अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन में लग जाते हैं क्योंकि देर इज़ सम गुड अमाउंट ऑफ मॉडरेट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड। तो यहाँ पर हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से शुरू हो जाती है और हम लोग नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट प्रिपेयरिंग इनफ फॉर द असाइनमेंट्स, फॉर द एग्जाम्स। देन टू मच एंड टू लिटिल अराउजल कैन also have an effect on different types of athletic performance tasks that we also discussed in the example previously. The type of task and complexity of the tasks plays a role in determining the optimal levels of performance. यानी कि टाइप ऑफ द टास्क कैसा है, टास्क कितना ईजी है, कितना कॉम्प्लेक्स है, वो भी इन्फ्लुएंस करता है कि हमारे अराउजल लेवल कितना बढ़ने वाला है और कितनी परफॉर्मेंस हमारी अच्छी होने वाली है. And to finally conclude with the whole topic, you can see in the diagram, first stage is the stage of the unproductiveness, जहाँ पर there is not enough stress, stress इतना नहीं है, low amounts of arousal is there, यहाँ पर we will experience fatigue or sleepiness, boredom is there. लेकिन जैसे जैसे हमारा अराउजल लेवल बढ़ता है, there is increased attention and interest, मोटिवेशन भी यहाँ पर आने लगता है. then the green thing, the green shaded area is the optimal arousal level, जहाँ पे हमारी बेस्ट पोटेंशियल वाली परफॉर्मेंस एग्जिबिट होती है. बट एज टू मच स्ट्रेस अकर्स, यहाँ पर फिर से अनप्रोडक्टिविटी हो जाती है. देर इज़ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस, देर इज़ एक्सेसिव एंजाइटी विच एक्चुअली इम्पेयर्स द परफॉर्मेंस. So this Yerkes-Dodson law is also known as the inverted U model because of its inverted U shape. I hope the Yerkes-Dodson law was interesting to understand. अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी कन्फ्यूजन है, you can comment down your feedback in the comment section and I'll try to reply all of your questions. Keep learning. Bye bye. Take care.